इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में 7, पाकिस्तान में 8, भारत में 8:30, बांग्लादेश में 9 और यहाँ लंदन की घड़ियों में सह पहर के 4 बजा चाहते हैं। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सैरबीन। 13 मई के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 2 रोजा दौरे पर चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग पहुंच गए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के सालिसी किरदार पर बात करते हुए कहा है कि वो इस हवाले से मस्बत तौर पर सोच रहे हैं। उनके मुताबिक पाकिस्तान ने हालिया कशीदा सूरत हाल में उम्दा किरदार अदा किया है और वो शानदार काम कर रहे हैं। No, they're great. Well, I think they're great. Mr. President, the Pakistanis have been great. The Field Marshal and the Prime Minister of Pakistan have been absolutely great. इसी तनाज़र में अमेरिकी सेनेट में एक समाअत के दौरान पाकिस्तान से मुतल्लक सवालात भी सामने आए हैं। सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमेरिकी वज़ीर दिफा पीट हेगसेट और जनरल कैन से पूछा कि क्या वो इन रिपोर्ट से आगाह हैं जिनमें कहा गया है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान हालिया जंग बंदी के बाद पाकिस्तान ने ईरानी तैयारों को मुमकिन हमलों से बचाने के लिए अपनी सरजमीन पर जगह दी है। Pakistan. Are you aware of reports that Pakistan are allowing their bases to be used to park Iranian aircraft? General King? Sir, I've seen one report on that. Well, is it accurate? Sir, I think based on the variety of classification matters. Let me just say, do you agree if it is accurate, that is sort of inconsistent with it being a peace mediator? Sir, I wouldn't want to comment on that based on the ongoing negotiations and Pakistan's role. Secretary Hegseth. दूसरी जानब ईरान के वजीर खारिजा अब्बास अराक्ची ने कहा है कि अमेरिका के धमकी आमेज और इश्तियाल अंगेज बयानात किसी भी मुमकिन मुआहदे की राह में बड़ी रुकावट हैं। तेहरान के मुताबिक मौजूदा कशीदगी की बुनियादी वजह ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली कार्रवाइयाँ हैं। इसी दौरान भारतीय वजारत खारिजा ने तस्दीक की है कि ईरान के वजीर खारिजा ब्रिक्स इजलास में शिरकत के लिए नई दिल्ली जाएंगे, जहाँ इलाकाई सूरत हाल पर भी बातचीत मुतवक्के है। आलमी सफारती महाज पर कतर और तुर्की ने मुश्तरका तौर पर पाकिस्तान के सालिसी के किरदार की हिमायत का ऐलान किया है, जबकि चीन ने भी पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो खित्ते में मुज़ाकराती कोशिशें मजीद तेज करे। उधर लेबनान में कशीदगी बरकरार है, जहां बैरूत के जुनूब में एक गाड़ी पर मुबैना इसराइली हमले में एक शख्स हलाक हुआ है। लेबनान के जनूबी इलाकों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में 13 अफराद की हलाकत रिपोर्ट की गई है। इराक में भी एक मुबैना इसराइली खुफिया अड्डे से मुतल्लिक सवालात दोबारा उठ गए हैं। मुकामी सिक्योरिटी इदारे इस इलाके में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन कर रहे हैं, ताहम गैर मुल्की मौजूदगी के शवाहिद की तस्दीक नहीं हो सकी। क्रूज शिप से फैलने वाले हांता वायरस की तहकीकात भी जारी हैं, जहां पहले मुतासिरा मुसाफिर की हलाकत के बाद वायरस के माखज़ का सुराख लगाने की कोशिशें की जा रही हैं। ये उसियावा है, अर्जेंटीना के सबसे जनूब में वाक़या शहर। अक्सर उसे दुनिया के आखिर में वाक़या शहर कहा जाता है। यहीं से MV होंडियस ने 1 अप्रैल को अपने सफ़र का आगाज़ किया था और खदशा है कि यहीं से जहाज़ पर हंटा वायरस लगा था। बरतानिया में एयर इंडिया हादसे के बाद एक भारतीय नियाद खानदान के वीज़े मनसूख होने का मामला भी सामने आया है, जिसके बाद इसे अदालत में चैलेंज कर दिया गया है। पाकिस्तान में कराची के मनशियात केस ने भी नया मोड़ इख्तियार किया है, जहां एक मुबैना मुलजिमा को अदालत में बगैर हथकड़ी पेश करने पर इंक्वायरी शुरू कर दी गई है और एंटी नारकोटिक्स फोर्स के सरबराह को सेनेट कमेटी ने तलब किया है। इसके अलावा मजीद खबरें और तज्जिए भी आज के सैरबीन में शामिल रहेंगे, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने वफ्द के हमरा बीजिंग पहुंच गए हैं, जहां वो अपने वफ्द के हमरा मोटरकैड के जरिए रनवे से रवाना हो गए हैं। रवानगी से कबल रेड कारपेट पर उनके साथ इलोन मस्क और उनके बेटे एरिक ट्रंप भी मौजूद थे। इससे कबल जब सदर ट्रंप एयरफोर्स 1 से उतरे तो चीन के नायब सदर ने उनका इस्तकबाल किया, जो बीजिंग की जानिब से आला सतही सिफारती एहतराम की अलामत समझा
जा रहा है, जबकि 2017 में ट्रंप के दौरे चीन के मौके पर उनके इस्तकबाल के लिए सिर्फ एक स्टेट काउंसलर भेजा गया था। इसी तरह ट्रंप की हलफ बर्दारी की तकरीब में भी चीन के नायब सदर शरीक हुए थे। इस बार उनके हमरा एप्पल, टेस्ला और एनवीडिया समेत बड़ी अमेरिकी कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव भी बीजिंग पहुंचे हैं। ताहम दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात में हालिया बरसों में कमी देखी गई है और दो तरफा तिजारत 2022 के 690 अरब डॉलर की बुलंद तरीन सतह से कम होकर गुज़िश्ता साल 414 अरब डॉलर रह गई है, जबकि अमेरिका को चीन के साथ तकरीबन 200 अरब डॉलर से जायद के तिजारती खसारे का सामना है, जिसके हल के लिए अमेरिकी कोशिशों में चीन को ज्यादा बरामदात बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे सोयाबीन के काश्तकारों, गोश्त के ताजिरों और बोइंग जैसे इदारों को फायदा पहुंच सकता है। दौरे के शेड्यूल के मुताबिक जुमेरात को चीनी सदर शी जिनपिंग ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में सदर ट्रंप का बाज़ाबिता इस्तकबाल करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुज़ाकरात और शाम को इशाया होगा, जबकि जुमे के रोज मुश्तरका तस्वीर और मुसाफा, फिर चाय पर मुलाकात और जोहराने का एहतमाम होगा। इसके बाद सदर ट्रंप को एयरपोर्ट से रुखसत किया जाएगा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान ने ईरान जंग में बतौर सालिस उम्दा किरदार अदा किया है और वो पाकिस्तान के सालिसी के किरदार पर नजर सानी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। सदर ट्रंप की जानिब से यह बयान अमेरिकी नशरियाती इदारे CBS न्यूज में शाया होने वाले उस रिपोर्ट के तनाजर में आया है, जिसमें दावा किया गया था कि पाकिस्तान ने ईरानी तैयारों को मुमकिन अमेरिकी हमलों से महफूज रखने के लिए अपने एयर बेसिस पर जगह दी। पाकिस्तान ने इस रिपोर्ट को बेबुनियाद और सनसनी पर मबनी करार दिया था। चीन के अहम दौरे पर रवानगी से कबल साफियों ने सदर ट्रंप से कई सवालात किए। इस मौके पर पूछा जाने वाला दूसरा ही सवाल पाकिस्तान के सालिसी के किरदार से मुतल्लक था। सदर डोनाल्ड ट्रंप से एक साफी की जानिब से पूछा गया कि आया वो बतौर सालिस पाकिस्तान के किरदार पर नजर सानी के बारे में सोच रहे हैं। इस पर जवाब देते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि नहीं, मेरे ख्याल में वो बहुत शानदार काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों ने बहुत उम्दा किरदार अदा किया है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वजीर आजम दोनों ने ही बहुत अच्छा काम किया है। No, they're great. Well, I think they're great. Mr. I President, think the Pakistanis have been great. The Field Marshal and the Prime Minister of Pakistan have been absolutely great. इस मौके पर सदर ट्रंप ने ये इंदिया भी दिया कि दौरे चीन के दौरान उनकी चीनी सदर शी जिनपिंग से ईरान के मामले पर तवील बातचीत होगी। ताहम साथ ही उन्होंने वजाहत की कि ईरान के मामले में अमेरिका को चीन की मदद की जरूरत नहीं है। Mr. President, what is your message to President Xi as it relates to the Iran war? Well, I think number one, we're going to have a long talk about it. I think he's been relatively good, to be honest with you. You look at the blockade, no problem. They get a lot of their oil from that area. We've had no problem, and he's been a friend of mine. He's been somebody that we get along with, and I think you're going to see that good things are going to happen. This is going to be a very exciting trip. A lot of good things are going to happen. Mr. President, do you think he needs to intervene at all with the Iranians? I don't think he does. can help no. in any way? No, I don't think we need any help with Iran. We'll win it one way or the other. We'll win it peacefully or otherwise. ट्रंप की जानिब से ये अहम बयान मंगल 12 मई को अमेरिकी कांग्रेस में होने वाली एक अहम समात के बाद सामने आया है। इसी दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर वेनेजुएला का एक नक्शा शेयर किया, जिस पर लिखा है 51वीं रियासत। अमेरिकी नशरियाती इदारे फॉक्स न्यूज के एक नुमाइंदे के मुताबिक पीर 11 मई को ट्रंप ने एक टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान कहा कि वो वेनेजुएला को अमेरिका की 51वीं रियासत बनाने के बारे में गौर कर रहे हैं। इससे कबल कनाडा और ग्रीनलैंड के लिए भी अमेरिकी सदर की जानिब से इसी नोयत के बयानात सामने आ चुके हैं।
जिनकी वहां की हुकूमतों और आवाम ने सख्त मुखालफत की थी। दूसरी जानब अमरीकी कांग्रेस में होने वाली समाअत के दौरान अपने मुतनाज़ा बयानात के लिए मशहूर अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीकी सेक्रेटरी दिफा पीट हेग्सेट और अमरीका के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल कैन से सवाल किया कि आया वो इन रिपोर्ट से बाखबर हैं कि ईरान और अमरीका के दरमियान हालिया जंग बंदी के दौरान पाकिस्तान ने ईरानी तैयारों को मुमकिन अमरीकी हमलों से महफूज रखने के लिए जगह दी है। सेनेटर ग्राहम ने सवाल किया कि अगर ये इतलात दुरुस्त हैं तो क्या ये इकदामात किसी सालिस के किरदार से मुताबिकत रखते हैं। जनरल कैन ने इस सवाल पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। इसके बाद सेनेटर ग्राहम ने यही सवाल पीट हेग्सेट से पूछा। अमरीकी वज़ीर दिफा ने भी इसका जवाब देने से गुरेज करते हुए कहा कि वो इन मुज़ाकरात में मुदाखलत नहीं करना चाहेंगे। इस पर सेनेटर ग्राहम बज़ाहिर झुंझला गए और कहा कि वो पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करते और अगर उन्होंने वाकई ईरानी जहाज को महफूज रखने में मदद की है तो हमें कोई और सालिस ढूंढना चाहिए। उनका कहना था कि कोई ताज्जुब नहीं कि ये मामला हल नहीं हो रहा। Pakistan, are you aware of reports that Pakistan are allowing their bases to be used to park Iranian aircraft, General Kane? Sir, I've seen one report on that. Well, is it accurate? Sir, I think based on the variety of classification matters that Let I've me just seen, say, do you agree if it is accurate, that is sort of inconsistent with it being a peace mediator? Sir, I wouldn't want to comment on that based on the ongoing Thank you. negotiations and Pakistan's role. Secretary Hexton, if the mediator is allowing reconnaissance aircraft of Iran to be parked in Pakistani air bases, do you think that's consistent with being a fair mediator? I wouldn't want to get in the middle of these negotiations. I want Well, I maximum do. efficacy I for want our to get in the people. middle of these negotiations. I don't trust Pakistan as far as I can throw them. If they actually do have Iranian aircraft parked in Pakistan bases to protect Iranian military assets, that tells me we should be looking maybe for somebody else to mediate. No wonder this damn thing is going nowhere. So, I appreciate all you've done. I'm very supportive of it. But when it comes to Pakistan and China, enough already. इससे कबल मंगल के रोज पाकिस्तान ने अमेरिकन टीवी चैनल CBS न्यूज के इस दावे को बेबुनियाद, सनसनीखेज और गुमराह कुन करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है, जिसके मुताबिक ईरान और अमेरिका के दरमियान हालिया जंगबंदी के बाद पाकिस्तान ने ईरानी तैयारों को मुमकिन अमेरिकी हमलों से महफूज रखने के लिए जगह दी है। पाकिस्तान की वजारत खारजा से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया था कि ऐसा मालूम होता है कि इस नोयत की क्यास आराइयों का मकसद इलाकाई इस्तेहकाम और अमन के लिए जारी कोशिशों को कमजोर करना है। इस सारे कज़िये की तफसील से आगाह कर रहे हैं इस्लामाबाद से उमर तरास नंगियाना। अमरीकी नशरियाती इदारे CBS न्यूज़ ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि US और ईरान की टॉक्स के पहले राउंड के दौरान पाकिस्तान ने चुपके से ईरान को अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट अपने नूर खान एयर बेस पर पार्क करने का मौका दिया। पाकिस्तान का कहना है कि जो ईरानियन एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में पार्क्ड है उसका किसी किस्म की मिलिट्री कंटिजेंसी या प्रिजर्वेशन अरेंजमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये मामला आखिर है क्या? CBS न्यूज़ ने हाल ही में एक रिपोर्ट शाया की जिसमें उसने US ऑफिशियल्स को कोट किया और उसने कहा कि पाकिस्तान ने फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स जो कि US और ईरान के दरमियान हो रहे थे, जिसमें पाकिस्तान मीडिएटर था, इस दौरान ईरान को चुपके से अपने नूर खान एयर बेस के ऊपर अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट पार्क करने का मौका दिया। CBS न्यूज़ ने इसकी तशरीह इस तरह की है कि इसका मकसद ये हो सकता है कि इन जहाज़ों को अमरीकी हमलों से बचाया जा सके। CBS न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक इस मिलिट्री हार्डवेयर में एक RC-130 तैयारा शामिल है जो कि रेकी और इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए इस्तेमाल होता है और ये अमरीकी C-130 का एक वेरिएंट है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने ये कहा कि ये खबर सनसनी पर मबनी है और मिसलीडिंग है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कहा कि जो ईरानियन एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में मौजूद है इस वक्त उसका मिलिट्री कंटिजेंसी या किसी किस्म की प्रिजर्वेशन अरेंजमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने ये कहा कि जब फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स हो रहे थे US और ईरान के दरमियान तो उस दौरान बहुत से अमरीकी और ईरानी जहाज़ पाकिस्तान में आते और जाते रहे और ये उस अरेंजमेंट का हिस्सा था जो कि पाकिस्तान लॉजिस्टिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली सपोर्ट कर रहा था।
ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب یہ راؤنڈ آف ٹاکس ختم ہو گئے تو اس کے بعد جب دوسرے راؤنڈ آف ٹاکس کی بات ہو رہی تھی تو اس دوران بھی بیک چینل بہت سی ایکٹیویٹی ہوتی رہی جس کے دوران ایران کی طرف سے جو جہاز ہیں وہ پاکستان میں آتے رہے، اور یہ اس ایڈمنسٹریٹو اور لاجسٹک سپورٹ کا حصہ ہے جو پاکستان ان ٹاکس کے لیے فراہم کرتا رہا ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ وہ جو سپورٹ لاجسٹکلی اور ایڈمنسٹریٹولی دیتا رہا ہے اس کے بارے میں وہ بہت ٹرانسپیرنٹ رہا ہے اور دونوں پارٹیز کے ساتھ اس کی کمیونیکیشن رہی ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ سی بی ایس نیوز کی رپورٹ پاکستان کی طرف سے خطے میں امن اور استحکام کے لیے کی جانے والی کوششوں کو انڈرمائن کرنے کی ایک کوشش ہے۔ ہم نے یہاں پر کچھ ایویشن کے سورسز سے بات کی جنہوں نے یہ بتایا کہ جب فرسٹ راؤنڈ آف ٹاکس ہو رہے تھے تو اس دوران بھی پاکستان میں یو ایس کی طرف سے خاص طور پر بہت سے پلینز لینڈ کیے نور خان ایئر بیس کے اوپر، اور ان میں بہت سے ملٹری ایئر پلینز شامل تھے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نور خان ایئر بیس بنیادی طور پر بہت بڑا ایئر بیس نہیں ہے اور یہاں پر کسی طیارے کو چھپانا بہت مشکل ہے، اور خاص طور پر اس وقت جب بہت زیادہ امریکی جہاز نور خان پر آ اور جا رہے تھے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایران کی طرف سے بہت کم جہاز پاکستان کی طرف آئے، اور جو زیادہ تر جہاز ایران کی طرف سے پاکستان میں آئے وہ جہاز تھے جو کہ ڈیلیگیشنز کو لے کر آئے یا ان لوگوں کو لے کر آئے جو کہ بات چیت میں حصہ لے رہے تھے یا بیک چینل ٹاکس کے اندر حصہ لے رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے اندر اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان موجود نور خان ایئر بیس کے اندر جہاز کو چھپانا بہت مشکل ہے، خاص طور پر اس وقت جب سیٹلائٹ کے ذریعے آپ بآسانی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا جہاز کہاں پر کھڑا ہے۔ دوسری جانب امریکی وزارت دفاع کے ادارے پینٹاگون کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ میں اب تک 29 ارب ڈالر لاگت آ چکی ہے۔ یہ تخمینہ منگل کے روز امریکی کانگریس میں بجٹ کے حوالے سے ہونے والی بریفنگ میں سامنے آیا ہے۔ یاد رہے کہ 29 اپریل کو وزیر دفاع پیٹ ہیگسیٹ نے بتایا تھا کہ ایران جنگ پر 25 ارب ڈالر خرچ ہو چکے ہیں۔ امریکی کانگریس کے غیر جانبدار بجٹ آفس یعنی CBO کے اندازے کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مجوزہ جدید گولڈن ڈوم میزائل دفاعی نظام پر تقریباً 12 خراب ڈالر یعنی 882 ارب پاؤنڈ لاگت آ سکتی ہے، اور ممکن ہے کہ یہ کسی بھرپور میزائل حملے کو روک بھی نہ سکے۔ یہ تخمینہ اس ابتدائی رقم یعنی 175 ارب ڈالر سے کہیں زیادہ ہے جو پہلے مختص کی گئی تھی۔ رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ بیلسٹک اور کروز میزائلوں سے امریکہ کے دفاع کے لیے تیار کیا جانے والا یہ نظام شاید کام بھی نہ کرے۔ CBO کی رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ گولڈن ڈوم روس یا چین کی جانب سے بھرپور حملے کے سامنے کمزور پڑ سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جنوری میں وائٹ ہاؤس واپسی کے چند دن بعد اس منصوبے کا اعلان کیا تھا جس کا مقصد جدید دور کے فضائی خطرات کا مقابلہ کرنا ہے۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی ارنا کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے امریکہ کے دھمکی آمیز اور اشتعال انگیز بیانات کو جنگ کے خاتمے اور ممکنہ معاہدے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیا ہے۔ تہران میں ناروے کے نائب وزیر خارجہ اندریاس کراوک سے ملاقات کے دوران انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز کی موجودہ صورتحال کی بنیادی وجہ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی عسکری کارروائیاں اور اس کے بعد جنگ بندی کی بار بار خلاف ورزیاں ہیں۔ عباس اراغچی کے مطابق ایران آبنائے ہرمز سے متعلق معاملات پر بین الاقوامی قوانین کے مطابق قواعد اور ضوابط مرتب کرنے کے لیے مشاورت کر رہا ہے۔ اسی دوران ایران کے انڈیا میں سفارت خانے کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی برکس ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے نئی دہلی کا دورہ کریں گے۔ ایکس پر جاری بیان میں انڈیا میں ایرانی دفتر خارجہ کی جانب سے عباس اراغچی کے انڈیا کے دورے کے حوالے سے مزید بتایا گیا کہ وزیر خارجہ 14 اور 15 مئی یعنی جمعرات اور جمعہ کو انڈیا کی میزبانی میں منعقد ہونے والے برکس وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ واضح رہے کہ برکس دنیا کے ابھرتے ہوئے بڑے ممالک کا ایک بین الاقوامی اتحاد ہے جو عالمی معیشت اور سیاست میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ انڈیا میں ایرانی دفتر خارجہ کے مطابق دورے کے دوران ایرانی وزیر خارجہ ایس جے شنکر سمیت شریک ممالک کے دیگر وزراء اور اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں اور تبادلہ خیال بھی کریں گے۔ واضح رہے کہ یہ اجلاس رواں سال ستمبر میں نئی دہلی میں انڈیا کی صدارت میں منعقد ہونے والے برکس کے 18ویں سربراہی اجلاس کی تیاری کا پیش خیمہ قرار دیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ایرانی پارلیمان کے رکن کامران غضنفری نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کے خلاف بڑے پیمانے پر عسکری کارروائی کی تیاری کر رہے ہیں۔ خبر رساں ادارے خبر آن لائن سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ خطے میں امریکی فوجی نقل و حرکت اور ہتھیاروں کی منتقلی اس بات کا اشارہ ہے کہ ممکنہ طور پر ایران کے جنوبی علاقوں میں بعض جزائر کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ان کے مطابق ایران اس وقت حالت جنگ میں ہے اور حالیہ دنوں میں اس کے خلاف متعدد کارروائیاں کی گئی ہیں، تاہم ان دعووں کی آزادانہ ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی۔ ادھر ایران میں اسرائیلی خفیہ ایجنسی کے لیے جاسوسی کے الزام میں سزا یافتہ ایک شخص کو سزائے موت
मौत दे दी गई है। अदलिया से मुंसलिक खबर रसा एजेंसी मीज़ान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सजा बरकरार रखने के बाद ये फैसला नाफिज किया गया है। रॉयटर्स के मुताबिक 32 साल एहसान को 2024 में गिरफ्तार किया गया था और 2025 में उन्हें सजाए मौत सुनाई गई थी। इसी दौरान ईरानी नायब वजीर खारजा बराए कानूनी और बैनुल अक़वामी अमूर कासिम गरीब आबादी ने अमेरिका के साथ किसी भी मुज़ाकरात के लिए ईरान के असूली मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा है कि इसमें जंग का मुस्तकिल खात्मा, नुकसानात का अजाला, बहरी नाकाबंदी का खात्मा, पाबंदियों का खात्मा और ईरान के हुकूक का एहतराम शामिल होना चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि धमकियों और दबावों के जरिए मुसल्लत किए गए मुआहदे पायदार अमन का जरिया नहीं बन सकते। उनके मुताबिक ये मुतालबात अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक कम से कम शराइत हैं। दूसरी जानब ईरान ने कुवैत के उस इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद की है जिसमें कहा गया था कि पासदारान इनकलाब के 4 एहलकारों ने कुवैती जजीरे बोबियान में दरअंदाजी की कोशिश की। ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक कुवैती दावे मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं और मुतालिका एहलकार नेविगेशन सिस्टम में खराबी के बाइस गलती से कुवैती समंदरी हदूद में दाखिल हो गए थे। कुवैती खबर रसा एजेंसी कोना के मुताबिक वजारत दाखिला ने कहा था कि समंदर के रास्ते दाखिल होने की कोशिश करने वाले अफराद को हिरासत में लिया गया है और इस दौरान होने वाली झड़प में कुवैती सिक्योरिटी फोर्सेज का एक एहलकार जख्मी भी हुआ। कुवैती हुकाम के मुताबिक जेर हिरासत अफराद ने तफ्तीश के दौरान एतराफ़ किया कि उनका ताल्लुक ईरान से है और वो पासदारान इनकलाब के एहलकार हैं जिन्हें मुबैना तौर पर एक मखसूस मिशन के तहत बोबियान जजीरे भेजा गया था। तहम ईरान इन तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए इन्हें सियासी मकासद के लिए पेश की जाने वाली कहानियां करार दे रहा है। चीन की सरकारी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक चीनी वजीर खारजा वांग यी ने पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो सालिसी की कोशिशों को मजीद तेज करे और आबनाए हुर्मुज को खोलने से मुतल्लिक मामलात मुनासिब तरीके से हल करने में अपना किरदार अदा करे। एजेंसी के मुताबिक वांग यी ने यह बात पाकिस्तानी नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा इसाक डार से टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान कही है। एजेंसी की खबर में दर्ज है कि इसाक डार ने वांग यी को ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की हालिया कोशिशों से आगाह किया और मुकालमे के फ़रोग में पाकिस्तान की हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। कतर और तुर्की ने भी ईरान जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की हिमायत का ऐलान किया है। कतर की वजारत खारजा की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि कतर और तुर्की मुश्तरका तौर पर पाकिस्तान की उन सालिसी कोशिशों की हिमायत करते हैं जिनका मकसद जंग बंदी के मुआहदे तक पहुँचना और इस जंग का जल्द अज जल्द खात्मा और आबनाए हुर्मुज को दोबारा खोलकर बाहरी आमदोरफ्त की मामूल की रवानी बहाल करना है। कतरी वजारत खारजा की जानिब से यह बयान मंगल के रोज कतरी वजीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी और तुर्क वजीर खारजा हाकान फिदान की दोहा में होने वाली मुलाकात के बाद सामने आया है। लेबनान की सरकारी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक बैरूत को जनूबी लेबनान से मिलाने वाली मसरूफ शाहराह पर एक गाड़ी को इसराइल ने हमले का निशाना बनाया है। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक ये हमला दारुल हुकूमत से तकरीबन 20 किलोमीटर जनूब में वाक़े कस्बे अलजैया में वाक़े हुआ है। इससे कबल शनिचर के रोज भी इसी शाहराह और इसी इलाके में 2 गाड़ियों को निशाना बनाया गया था। हालांकि 17 अप्रैल से इसराइल के साथ जंग बंदी नाफिज है। लेबनान के सरकारी मीडिया के मुताबिक इसराइल के फिजाई हमलों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कम से कम 13 अफराद हलाक हो गए हैं जिनमें 2 इमदादी कारकुन भी शामिल हैं। लेबनान की नेशनल न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक गुज़िश्ता रोज कफर दोनेन में एक घर पर गोलाबारी के नतीजे में 6 अफराद हलाक और 7 जख्मी हुए। लेबनान की वजारत सेहत ने मंगल के रोज बताया कि नबीतिया में एक इसराइली हमले में सरकारी सिविल डिफेंस इमरजेंसी सर्विस के 2 एहलकार हलाक और 1 जख्मी हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक जब इन एहलकारों को निशाना बनाया गया उस वक्त वो एक मुकाम पर हमले के बाद इमदादी कार्रवाई के लिए मौजूद थे। इस हमले में एक शख्स हलाक हुआ था। नेशनल न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मंगल को जैशैद के इलाके में एक और हमले में मज़ीद 3 अफराद हलाक हुए हैं। लेबनान के सदर जोसेफ ऑन ने नबीतिया में हलाक होने वाले सिविल डिफेंस के 2 एहलकारों की हलाकत पर ताज़ियत और अफसोस का इजहार किया है और कहा कि इसराइल की मुसलसल जारियत अमन के क़याम की कोशिशों में रुकावट बन रही है। लेबनान की वजारत सेहत ने इसराइली फोर्सेस पर इमदादी कारकुनों को जानबूझकर निशाना बनाने का इल्ज़ाम भी आयद किया है। इराक में एक बार फिर ये बहस शिद्दत इख्तियार कर गई है कि आया मुल्क के जनूब मगरबी सहराई इलाके में इसराइल का कोई खुफिया फौजी अड्डा मौजूद था या नहीं। ये सवाल उस वक्त उठा जब अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि इसराइल ने ईरान के खिलाफ अस्करी कार्रवाइयों में मदद के लिए इराक में एक खुफिया लॉजिस्टिक मरकज कायम किया था।
रिपोर्ट के मुताबिक करबला के करीब एक सहराई इलाके में इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस और एक नामालूम गिरोह के दरमियान झड़प भी हुई, जिसमें एक एहलकार हलाक जबकि 2 जख्मी हुए थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक एक मुकामी चरवाहे ने इलाके में गैर मामूली सरगर्मी की इतला दी थी, जिसके बाद इराकी फोर्सेस ने इस मुकाम की तरफ पेशकदमी की, लेकिन इस मौके पर इस्राएली फोर्सेस ने उन पर हमला कर दिया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इसराइल ने अमेरिका के परचम तले ये अड्डा कायम किया था। इसमें खसूसी दस्ते भी शामिल थे और ये अड्डा इसराइली फजाइया के लिए एक लॉजिस्टिक मरकज के तौर पर काम करता था। ताहम इराकी सिक्योरिटी मीडिया सेल ने इन दावों की तरदीद करते हुए कहा कि इलाके में किसी गैर मुल्की फोर्स या गैर मजाज फौजी अड्डे के शवाहिद नहीं मिले। हुकाम के मुताबिक बाद अज़ां किए गए सर्च ऑपरेशंस में भी किसी मुश्तबा गिरोह या साजो सामान का सुराग नहीं मिला। दूसरी जानब बाज़ इराकी अरकान पार्लिमान ने इस वाक़े को सिक्योरिटी की संगीन नाकामी करार देते हुए तहकीकात का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि इराकी फोर्सेस को फिजाई हमले का सामना भी करना पड़ा था। उधर इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने नजफ और करबोबला के सराई इलाकों में वसी पैमाने पर सिक्योरिटी ऑपरेशंस शुरू कर दिए हैं, जिसका मकसद सरहदी और सहराई इलाकों में कंट्रोल मजबूत बनाना बताया जा रहा है। क्रूज शिप MV होंडियास ने 1 अप्रैल को अर्जेंटीना से अपने सफर का आगाज किया था और इतलात के मुताबिक जिस पहले मुसाफिर की हंता वायरस की वजह से मौत हुई वो मुल्क के सबसे जनूबी शहर से जहाज पर सवार हुआ था। मुकामी हुकाम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वायरस आया कहां से है। इस बारे में सुनिए मातियास बेल की वो रिपोर्ट जो उन्होंने वहां से भेजी है जहां से क्रूज ने अपने सफर का आगाज किया था। ये उसियावा है, अर्जेंटीना के सबसे जनूब में वाक़या शहर। अक्सर उसे दुनिया के आखिर में वाक़या शहर कहा जाता है। यहीं से MV होंडियास ने 1 अप्रैल को अपने सफ़र का आगाज़ किया था और ख़दशा है कि यहीं से जहाज़ पर हंटा वायरस लगा था। यहाँ हर साल हज़ारों ऐसे सियाह आते हैं जो क्रूज़ के ज़रिए अंटार्कटिका और अटलांटिक ओशन में वाक़या 2 दूर दराज जज़ायर का सफ़र करना चाहते हैं। यह अभी तक एक मुहिम्मा है कि जहाज़ तक वायरस कैसे पहुँचा। मकामी हुकाम का कहना है कि सूबे में हंटा वायरस मौजूद नहीं है। यहाँ मौजूद सैयाहों का कहना है कि क्रूज़ शिप में हंटा वायरस के फैलाव ने उनके सफ़र करने के फ़ैसले को मुतासर नहीं किया। हमने दोबारा सोचा ज़रूर, लेकिन जब हमने देखा कि वायरस का फैलना मुश्किल है और ये सिर्फ उस क्रूज़ में मौजूद मुसाफिरों तक ही महदूद है, तो हमने यहाँ आने का फैसला किया। हमारे चंद दोस्तों ने हमसे रब्ता किया और कहा कि ये वही जगह है ना जहाँ हंटा वायरस फैला हुआ है, लेकिन हमने ब्यूनस आयर्स में लोगों से बात की तो वो इस बारे में कोई ख़ास फिक्रमंद नहीं थे। जिन मरीजों में सबसे पहले अलामात ज़ाहिर हुई थी उनकी मौत वाक़या हो चुकी है, इसलिए हुकाम के लिए इस बात की निशानदही करना मुश्किल है कि वायरस जहाज के अंदर कैसे पहुंचा। बाज़ रिपोर्ट्स इस तरह की लैंडफिल की तरफ इशारा करती हैं जहां सयाह परिंदे देखने आते हैं और मुमकिन है कि वो वायरस ज़्यादा चूहों से एक्सपोज हुए हैं। उसियावा में रहने वाले इस बात से नाराज़ हैं कि इस तरह की बात हो रही है कि वायरस यहाँ से शुरू हुआ। हुकाम का कहना है कि तारीख में कभी भी इस इलाके में हंटा वायरस का केस दर्ज नहीं हुआ है। मुमकिन है कि सयाह शुमाली पेंटागोनियन में अपने सफ़र की शुरुआत से 2 या 4 हफ्ते पहले वायरस से मुतासिर हुए हों, जहां ये बीमारी पहले से पाई जाती है। अर्जेंटीना में वजारत सेहत का कहना है कि इस बात को रद्द नहीं किया जा सकता कि वायरस उस सूबे से फैला जहां उसियावा वाक़या है। उनका कहना है कि वो ब्यूनस आयर्स से साइंसदानों की एक टीम भेजकर मज़ीद तफ्तीश कराने का मंसूबा बना रहे हैं। 12 जून को एयर इंडिया के तैयारा हादसे में हलाक होने वालों में मोहम्मद मियां सेठवाला की अहलिया और बेटी भी शामिल थी। मोहम्मद मियां अपनी अहलिया के साथ उनके ज़ेरे कफालत यानी डिपेंडेंट के तौर पर स्टूडेंट वीज़ा पर आए थे। अब बरतानिया की हुकूमत ने उनके वीज़े मनसूख कर दिए हैं और उन्हें इमिग्रेशन बेल पर रखा है, जिसके तहत उन्हें 14 दिन के अंदर अंदर ये मुल्क छोड़ना था। ताहम सेठवाला ने इस फैसले को चैलेंज किया है। मोहम्मद मियां मोहम्मद आसिफ सेठवाला है। पूरे कुटुंब में कोई भी गया नहीं था अब्रॉड, तो हमने बोला कुछ नया करते हैं और उसके बाद उसका स्टूडेंट वीज़ा का एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया था यूके में हम लोगों ने। का वीज़ा जब आया और हम दोनों में उसके डिपेंडेंट पे ही हम दोनों इधर यूके में 2022 में मार्च में आए थे
15 मई को वो लोग इंडिया गए, मेरे छोटे भाई की जो शादी थी, और उनकी रिटर्न टिकट थी 12 ऑफ जून। 12 ऑफ जून को जब रिटर्न आते टाइम अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ। अहमदाबाद टू गेटविक जो फ्लाइट आ रही थी उसमें उनकी दोनों की डेथ हो गई है। जब मैसेज मिला कि ये फ्लाइट क्रैश हुआ है, पहले तो मैंने उस पर यकीन ही नहीं किया कि ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद 2-3 घंटे बाद पापा का इंडिया से कॉल आया। पापा ने बोला कि बेटा वो लोग होपफुली सही होंगे तो तू इंडिया के लिए निकल जा। 13 जून को मैं इंडिया में लैंड हो गया। डायरेक्ट मैं एयरपोर्ट से सिविल हॉस्पिटल गया। 30 ऑफ जून से लेके 21 ऑफ जून जब तक बॉडी नहीं मिली, जब तक अपने मन को हम समझाते रहे। उसके बाद 27 ऑफ जुलाई को लंदन में आना पड़ा। 23 ऑफ जनवरी 2026 को मेरा वीज़ा जो ख़त्म हुआ, उस टाइम पे मैंने जो फर्दर लीव टू रिमेन करके एप्लीकेशन है यहाँ पे, उस पर मैंने एप्लीकेशन डाली। जो FLR जो एप्लीकेशन रखी थी मैंने, वो यूके गवर्नमेंट ने बनाई ही इसलिए थी कि अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है या तो फिर जो वीज़ा ख़त्म होने के बाद आपको थोड़ा टाइम यूके में चाहिए तो आप वो एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। 9 ऑफ अप्रैल को जब होम ऑफिस यहाँ की जो है उसने जो रिस्पॉन्स दिया कि भाई हम आपका वीज़ा कैंसिल कर दें, उन्होंने तुरंत ही मुझे इमिग्रेशन बेल पे डाल दिया। इमिग्रेशन बेल का मतलब है मुझे 14 दिन में कंट्री छोड़नी है। गवर्नमेंट एटलीस्ट एप्लीकेशन फिर से करने का चांस देती है। अब मेरे केस में गवर्नमेंट ने स्पेशल केस था, फिर भी मुझे एप्लीकेशन का भी टाइम नहीं दिया, अपील करने का भी टाइम नहीं दिया, और डायरेक्ट इमिग्रेशन बेल पे मुझे डाल दिया। एप्लीकेशन रिजेक्ट करने के बाद एटलीस्ट 14 डेज़ का मुझे टाइम दिया जाए कि वो टाइम में मैं मेरा और वीज़ा पे मैं स्विच कर लूँ या तो नई एप्लीकेशन रख दूँ, फिर से अपील करूँ गवर्नमेंट को। इसलिए अभी जो मैंने किया है, एक ही ऑप्शन खुला था मेरे लिए, इसलिए मैंने अभी गवर्नमेंट के डिसीजन को चैलेंज किया है और 14 दिन में वो लोग मुझे आंसर देंगे। अगर आंसर मेरे लिए पॉजिटिव नहीं आया तो फिर मुझे यूके छोड़ना पड़ेगा। फ्यूचर मेरे को यूके में वीज़ा देंगे वो लोग, नहीं देंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट नहीं देंगे कि 99% तो नहीं देते, क्योंकि इमिग्रेशन बेल कोई अच्छा स्टेटस पे मैं जा नहीं रहा हूँ। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में मनशियात फरोशी के एक मुबैना मुनज़्ज़म नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार की गई खातून अनमोल उर्फ पिंकी की अदालत में बगैर हथकड़ी पेशी के बाद नया तनाज़ा खड़ा हो गया है, जबकि इस मामले पर पुलिस और हुकूमती सतह पर तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। कराची पुलिस के मुताबिक मुलजिमा को जिला वस्ती पुलिस और एक हसास इदारे की मुश्तरका कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया था। हुकाम का कहना है कि अनमोल उर्फ पिंकी शहर में कोकेन और दीगर मनशियात की मुबैना सप्लाई के एक बड़े नेटवर्क को चला रही थी और पुलिस को मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा के कब्जे से करोड़ों रुपए मालियत की कोकेन, मनशियात बनाने वाले केमिकल्स, असला और गोलियां बरामद हुई हैं। हुकाम का दावा है कि वो DHA, क्लिफ्टन और दीगर इलाकों में ऑनलाइन ऑर्डर्स पर राइडर्स के जरिए मनशियात सप्लाई करती थीं। ताहम मामला उस वक्त ज्यादा तवज्जो का मरकज बना जब मुलजिमा की अदालत में बगैर हथकड़ी पेशी की वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। वीडियोस में उन्हें मास्क और चश्मा पहने अदालत में दाखिल होते देखा जा सकता है, जबकि उनके हाथ में पानी की बोतल मौजूद है। सोशल मीडिया पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आने के बाद सिंध के वजीर दाखिला ने वाक़े का नोटिस लेते हुए एडिशनल IG कराची से रिपोर्ट तलब कर ली और इंक्वायरी का हुक्म दिया है। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान ने भी मामले की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी है जो 3 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। उधर ये मामला सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में भी ज़ेरे बहस आया, जहां DGANF को आइंदा इजलास में तलब कर लिया गया है। कमेटी के अरकान ने सवाल उठाया कि मुलजिमा किस किस को मनशियात फराहम करती रही और इसे मुबैना तौर पर प्रोटोकॉल क्यों दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मजमूई तौर पर 10 मुकदमात दर्ज हैं, जबकि उनके खिलाफ मनशियात फरोशी, गैर कानूनी असला रखने और एक नौजवान की मुबैना हलाकत के मुकदमात भी शामिल हैं। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर एक मुबैना ऑडियो भी वायरल हुई है जिसमें खातून पुलिस को गिरफ्तारी के हवाले से चैलेंज करती सुनाई देती हैं। ताहम इस ऑडियो की आज़ादाना तस्दीक नहीं हो सकी। पिंकी को पकड़ूंगा। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में, जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे।
दुनिया आगे पीछे होगी, सलाम ठोकेगी। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन इजाजत लेने से कबल अब तक की खास खबरें।